इसमें से ही आएगा, सारे कंसेप्ट इसी में से आएंगे। एडमिशन कैसे होगा? तो भाई एडमिशन का ये पूरा क्राइटेरिया आपके पास है। पेपर आउट हो रहा है 500 में से 200 क्वेश्चन तुम्हें उसी पेपर में से मिल जाएंगे। चलो भाई, तो प्रोस्पेक्टस आ गया है, IMUCT का फॉर्म भी आ गया है। फॉर्म फिलअप कर लेना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ज्यादा देर मत करना कि अरे 24 अप्रैल है लास्ट डेट, तो चलो अब 24 अप्रैल को ही करेंगे, ठीक है? इस चक्कर में मत रहना। देखो मैं क्या करूंगा, मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा, किसी एक बच्चे का फॉर्म फिलअप करके मैं बताऊंगा, तो वो प्रॉपर वीडियो बन जाएगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसको देख करके। वैसे तो फॉर्म फिलअप करना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, बट एक का जैसे मैं बनाऊंगा, सब लोग देख लेना, अपना फिलअप कर देना। फॉर्म फिलअप जल्दी करना क्यों ठीक रहेगा? क्योंकि जो सेंटर मिलने वाले होंगे ना, वो फिर आपकी फर्स्ट चॉइस वाला ही सेंटर मिल जाएगा। चलो तो पहले प्रोस्पेक्टस पे चलते हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस आ गया है, फॉर्म आ गया है, तो ये देखना शुरू करते हैं। प्रोस्पेक्टस पता है ना कहां से? अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं पहले ही बता देता हूं, वेबसाइट है imu.edu.in, वहां पे जाओगे, वहां पे ही तुम्हें लिखा होगा कि IMUCT 26-27 वाला, वहां क्लिक करो, एक नया पेज खुल के आ जाएगा, उस पर ही आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। फॉर्म फिलिंग भी वहीं से ही हो रही है, ठीक है? तो वो हम लोग सेपरेटली देख लेंगे। प्रोस्पेक्टस पढ़ना बहुत जरूरी है। जो पहले 1-2 पेजेस हैं, आपकी चॉइस, मन करे तो पढ़ना, नहीं मन करे तो उतना जरूरी भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि इससे तो इंटरव्यू के क्वेश्चन भी नहीं आते। बता दूंगा कहां से आते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं यार। मैंने इसमें वैसे काफी कुछ पहले से ही हाईलाइट कर दिया था। देखो एक तो यार क्या है कि कई सारे लोग, ऐसी भी जनता होती है जिनको कुछ भी नहीं पता होता है IMUCT के बारे में, कुछ भी नहीं, तो उनके लिए है। हाँ वो भी फिल करते हैं बिना ब्रोशर पढ़े। ये तो पढ़ ही लेना चाहिए, प्रोस्पेक्टस तो पढ़ ही लेना चाहिए। आप देखो क्या है, सबसे पहला काम मैं ये बता दे रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, कि आपको करना क्या है, IMUCT का एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है वेबसाइट के थ्रू। फिर क्या होगा, आप IMUCT के एग्जाम के लिए अपेयर होगे, फिर आपको IMUCT की रैंक मिलेगी, और रैंक के बाद फिर आप एडमिशन ले सकते हो IMU के कैंपसेस में। देन जो IMU से एफिलिएटेड कॉलेज है उनमें भी ले सकते हो। जो ऐसे कॉलेज हैं जो IMU से एफिलिएटेड नहीं है लेकिन फिर भी DG ने अप्रूव्ड कर दिए हैं, उनमें भी ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए IMU कैंपस तो लगभग सभी को पता है। तो एक्चुअल क्या है ना, जो JEE का क्राउड होता है ना, वो उसके साथ में यही प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है कि जैसे IIT के अपने कॉलेजेस होते हैं, या JEE के थ्रू जो कॉलेजेस मिल रहे होते हैं वो बेस्ट कॉलेज एक्चुअल में होते भी हैं, कि जितने भी IITs हैं, NITs हैं, सब अच्छे कॉलेजेस होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, प्राइवेट थोड़े कम माने जाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी है, ठीक है? वैसे हम इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एकदम एडमेंटली ये बोल दें, पर हाँ ये मेरा व्यू है। कि व्यू क्या है, मतलब जो मेरे को फीडबैक मिला है IMU के कॉलेजेस का, कि उनको अगर हम IMU कैंपस को कंपेयर करेंगे प्राइवेट कॉलेज के कैंपस से, तो IMU में फीस वगैरह कम होती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई जो होती है ना, वो एक्चुअल में प्राइवेट कॉलेजेस में ही हो रही होती है। वहां पे तो बहुत टाइम पास चल रहा होता है, और बहुत सारी चीजें जिसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। IMU एफिलिएटेड कॉलेजेस की लिस्ट यहीं मिल जाएगी आपको, अभी थोड़ी देर के बाद ही मिल जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जैसे कि गणपति यूनिवर्सिटी हो गई, अब वो क्या है कि, या एमएट हो गई, ठीक है? हाँ HIMT, सॉरी यार, ये इसने HTMI बोला, मेरे HIMT बोला था, मैंने ही गलत सुना यार, HIMT। तो ये कुछ ऐसी, यस फास्ट, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एक्चुअली एफिलिएटेड है, सॉरी DG शिपिंग ने अप्रूव कर रखी है, लेकिन IMU एफिलिएटेड नहीं है, पर इनके भी प्लेसमेंट अच्छे हैं, तो आप यहां पे भी जा सकते हो, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। अब यहां पे क्या है यार, देखो ये जो पूरा प्रोस्पेक्टस है ना, यहां पे अच्छा कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो फॉरेन से आ रहे होते हैं, कि हम फॉरेन से आ रहे हैं या फॉरेन में रहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एडमिशन लेना, हम कैसे ले सकते हैं? फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसके 2 रास्ते दिए हुए हैं, एक DASA करके दिया हुआ है, और एक दूसरा रास्ता ये है IMU के पोर्टल के थ्रू दिया हुआ है। दोनों रास्ते दिए हुए हैं, ठीक है? तो जो भी बच्चा ऐसा होगा जो बाहर से आ रहा होगा, वो यहाँ से अपना देख सकता है कि अपना रास्ता क्या है। अच्छा आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं ये देख लो। तो बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, जैसे नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है। तो कई लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि सर हम इसमें एडमिशन ले ले तो क्या होगा? भाई देखो, ले लो तो कुछ नहीं होगा, एडमिशन मिल जाएगा, और कुछ नहीं होगा, आपको पहले रैंक लानी पड़ेगी, एडमिशन भी मिल जाएगा। लेकिन इसका क्या प्लेसमेंट है, इसका क्या फ्यूचर है,
फिलहाल वो अपने पास में नहीं है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड जैसे किसी डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे एक जगह पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड देते हैं, हर एक कॉलेज अपने कॉलेज के प्लेसमेंट का रिकॉर्ड डालता है। तो जो कॉलेज, अब जैसे एंग्लो ईस्टर्न है तो उसका तो प्लेसमेंट लगभग सभी को पता है, तो अगर वो नहीं भी डालेगा तो भी आपको पता है। लेकिन कोई एक ऐसा कॉलेज है जिसका प्लेसमेंट आपको पता भी नहीं और वो अपना रिकॉर्ड भी नहीं डाल रहा है, तो फिर वो हमारे लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। तो उसी तरीके से ये जो है ना, ये नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इससे कौन कौन से करियर ऑप्शन है वो आगे आपको ये इसी प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं ये बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर पैसा नहीं लगाना चाहूंगा जिसके बारे में मुझे कुछ पता ना हो, ठीक है। अब जैसे ये है स्कूल ऑफ नॉटिकल साइंसेज, जहां पे डीएनएस होता है और बीएससी होता है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। बहुत लोग डीएनएस में कंफ्यूज रहते हैं, कई लोगों को लगता है कि डीएनएस का मतलब केवल डिप्लोमा मिलकर के कहानी खत्म हो जाती है, वैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि डीएनएस के बाद जब आप ऑन बोर्ड ट्रेनिंग खत्म करते हो, फिर आपके जो एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पे आपको बीएससी की डिग्री भी मिलती है, इसीलिए इसको डीएनएस लीडिंग टू बीएससी बोला जाता है, ठीक है। तो एक तो डीएनएस हो गया और दूसरा आपका बीएससी हो गया, जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, लगभग सारा क्राउड इसी के लिए इकट्ठा है। इसके बाद मरीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये हो गया, ठीक है। और ये मैरीटाइम मैनेजमेंट, ये बीबीए वाले जो है, देखो बीबीए लॉजिस्टिक इन सब में भी जा सकते हो, और नो डाउट इनका भी प्लेसमेंट होगा ही, क्योंकि यहाँ पे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बट फिलहाल अपने पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम इसलिए ये नहीं बोल सकते। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम इसमें चले जाएं, हम इसमें चले जाएं। आपकी मर्जी है, आप रिसर्च करो, अगर आपको लगता है कि प्लेसमेंट अच्छा मिल रहा है देन यू कैन गो। अगर, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, हमें ये बताया कि हाँ यहाँ पे और यहाँ पे ये दो चीजें ऐसी है जहां पे आपको प्लेसमेंट काफी अच्छा मिल सकता है, और उसके लिए भी हम कॉलेजेस बता देंगे कि कहां कहां से मिल सकता है, ठीक है। तो अब इसमें बीबीए का भी है, एमबीए का, पोस्ट ग्रेजुएट का, कई सारे हैं, बट फिलहाल हम किस पे बात करने वाले हैं, बीएससी, डीएनएस एंड बीटेक, क्योंकि उनका एग्जाम भी अलग होता है। अब जो हम बोल रहे थे ना कि वो आईएमयू से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट कौन कौन से, उसकी एक लिस्ट आगे मिल जाएगी, ये पूरी एक लिस्ट है। ये सारे के सारे कॉलेज, एंग्लो ईस्टर्न, सीएमसी, ठीक है, कॉलेज ऑफ शिप, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यूरोटेक, ये जितने भी हैं यहाँ पे आप दिख रहे हैं। HIMT अलग है, HIMT देखो ये अलग नहीं है, HIMT आईएमयू से एफिलिएटेड है। अच्छा, पहले कई सारे जो यूनिवर्सिटीज थी, जैसे तोलानी, वो आईएमयू से एफिलिएटेड नहीं था पहले वहां पे बिट्स की डिग्री मिलती थी, अब वो आईएमयू से एफिलिएट हो गया। तो कई सारे यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, अपने आप को आईएमयू से एफिलिएट कर लिया है, कईयों ने नहीं भी किया, जैसे HIMT है, ठीक है, IMI, ये तो लगभग सबको आपको पता ही होगी, और नहीं भी पता होगी तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार यहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है आपके पास कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो आईएमयू से एफिलिएटेड है, ठीक है। अब इसके बाद ये मैंने यहाँ पे पहले से ही हाईलाइट कर रखा था, फॉर एडमिशन टू डीजी अप्रूव्ड प्रोग्राम, दैट इज बीटेक और एमई और बीएससी और डीएनएस इन आईएमयू कैंपसेस, एफिलिएटेड और नॉन एफिलिएटेड, मैंने दोनों ही बता दिए। एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट की एक लिस्ट अलग है, नॉन एफिलिएटेड में वो आते हैं जो जैसे गणपति यूनिवर्सिटी हो गया, एमेट हो गया, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है। आईएमयू सिटी रैंक इज कंपल्सरी, आईएमयू सिटी रैंक इज कंपल्सरी। अगर कोई कॉलेज अगर आपको ये बोल रहा है ना कि हम आईएमयू सिटी की रैंक के बिना ही तुम्हें एडमिशन दे देंगे, तो ये समझ लो कि वो एक रेड फ्लैग है, वहां पे नहीं घुसना है, क्योंकि डीजी ने क्लियर कर दिया है कि आईएमयू की रैंक हर जगह लगेगी, चाहे वो कॉलेज आईएमयू से एफिलिएटेड हो या फिर ना हो, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो बेसिक स्टेप दिए हुए हैं कि आफ्टर सिक्योरिंग आईएमयू सिटी रैंक कैंडिडेट नीड टू अप्रोच एफिलिएटेड, तो वो तो हम आगे बात करेंगे कि जैसे आपको रैंक मिल जाएगी, एक प्रोसेस जो बेसिक प्रोसेस चलता रहता है कि आपको एक आईएमयू सिटी का एग्जाम मिला, फिर आपको उसकी रैंक मिली। अब जिनके पास ऑलरेडी डीएनएस की स्पॉन्सरशिप होगी वो तो सीधे सीधे कॉलेज में अपना रैंक सर्टिफिकेट पकड़ाएंगे और एडमिशन हो जाएगा। जिनको आईएमयू कैंपस में जाना होगा उनके लिए काउंसलिंग प्रोसेस सेपरेट होता है, वो काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। तो कॉलेज आपको अपने आप गाइड कर देगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहां पे देखो ये है टोटल लिस्ट ऑफ डीजीएस अप्रूव्ड एमटीआईज, मतलब ऐसे मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो आईएमयू से एफिलिएटेड हो या नहीं हो, सबकी लिस्ट यहां पे। तो आप यहां पे क्लिक करोगे आपको सबकी लिस्ट मिल जाएगी। अगर कोई कॉलेज आपको एक ऐसा लेटर भेज रहा है कि हाँ हमारे पास आ जाओ, आजकल ये वाला फ्रॉड बहुत चलता है कि एक बढ़िया सा सुंदर सा लेटर एक अच्छे से एनवलप में आपके घर पे आएगा, आपने कहीं जाकर के कोई फर्जी सा एग्जाम दिया होगा और आपके यहाँ आएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हो और ये लेटर है, ये है, वो है। तो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं कि अरे वाह मेरे पास तो लेटर आ गया। एक दो बच्चों ने तो मुझे बोला सर मेरे पास वो लेटर आया है,
तो मैंने कहा लेटर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी भेज सकता है। सर उनकी वेबसाइट भी है, वेबसाइट भी बन जाती है आजकल 10,000 रुपए में, अच्छी सी एकदम सुंदर, नहीं तो कई लोग तो 1,000-2,000 में भी बना दे रहे हैं। ठीक है, तो वेबसाइट भी बन जाती है, उन सब चक्करों में मत पड़ना, लिस्ट यहां पे चेक कर लेना, डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा। वाई आईएमयू पे तो अभी हम उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब आईएमयू तो सबको देना है, तो वाई जानने का मतलब नहीं है अभी उस पर। आगे चलते हैं। हेलो सर। यस सर। सर मैं कह रहा था ये एनआईएस से या पेयरिंग वाले स्टूडेंट मतलब एमसीडी फिल कर सकते हैं क्या? बेटा थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी प्रोस्पेक्टस खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, तो पहले चलने दो। जब आखिरी में डाउट जिसके भी होंगे अपना पेन पेपर लेकर के रखो और लिखते जाना, एंड में हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे, एनआईयूएस के, बीआईयूएस के, जो जो डाउट्स है सब। अभी तो शुरू तो होने दो पहले। ओके सर। अब देखो यहां पे सबसे पहले देखो कोर्सेज की बात हो रही है। ठीक है, पहला ही कोर्स आपके सामने कौन सा है, बीएससी नॉटिकल साइंस या फिर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है कि इस कोर्स को करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर क्या क्या कर, ये तुम चाहो तो इंटरव्यू में भी यूज कर सकते हो, कई लोगों को नहीं पता होता कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो भाई आप शिप पे तो जा ही सकते हो, ठीक है, मरीन ऑपरेशंस मैनेजर, मरीन इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, ये सब आप शोर पे आकर के जो जॉब कर रहे होते हैं ना, ये भी कर सकते हो। ठीक है, मरीन टर्मिनल मैनेजर, शिपिंग एजेंट, डेक ऑफिसर, डेक ऑफिसर तो आपको पता ही है। ठीक है, मरीन पायलट, पायलट का भी अपना एक अलग प्रोफाइल होता है, मरीन टेक्नीशियन का भी अपना एक अलग, इवन सुपरिंटेंडेंट भी बन सकते हैं, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन वो भी आप बन सकते हो। ठीक है, एडमिशन, एडमिशन कैसे होगा, तो भाई एडमिशन का ये पूरा क्राइटेरिया आपके पास है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए बिल्कुल सेपरेट करके दिया हुआ है कि आपका 10+2 12वीं कक्षा या इक्विवेलेंट, जिसमें क्या होना चाहिए, पीसीएम, एवरेज मिनिमम कितना होना चाहिए 60%, एंड इंग्लिश में कितने होने चाहिए 50% मार्क्स, 10th या फिर 12th में, या तो 10th में या 12th में, दोनों में, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश की बात हो रही है यहां पे। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, आईएमयू सिटी की एक वैलिड रैंक, ये 3 चीजें हो गई। एज क्राइटेरिया क्या है, तो देख लो भाई, मेल के लिए जनरल 25 ईयर्स, ओबीसी एनसीएल के लिए 28 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 30 साल, फीमेल के लिए जनरल 27 ईयर्स, ओबीसी के लिए 30 एंड एससी एसटी के लिए 32 ईयर्स। ठीक है, द रेफरेंस डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एज विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक, ये 1 अगस्त के हिसाब से तुम्हारी की सारी एज मेजर की जाएगी। क्लियर है? देन रिलैक्सेशन क्या है, तो भाई एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन मिल सकता है एलिजिबिलिटी मार्क्स में, मतलब कि 60% पीसीएम था, यहां पे 55% पीसीएम हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना कि कंपनीज का क्राइटेरिया नहीं है, ये केवल आईएमयू या आईएमयू कैंपसेस का क्राइटेरिया है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी है। इसके अलावा कुछ कुछ जो नेटिव्स हैं लक्षद्वीप के, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, इन लोगों को, शेड्यूल ट्राइब को, इन सबको भी थोड़ा बहुत क्राइटेरिया रिलैक्सेशन का मिल जाएगा। कई लोग बोलेंगे कि सर हमारे पास वो सर्टिफिकेट ये वाला नहीं है, वो वाला नहीं, सर्टिफिकेट भी इसी ब्रोशर के एंड में उन्होंने सारा का सारा एक वो दिया हुआ है कि इस तरीके का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको वैसा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करवाना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लेना पहले ही। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फिजिकल फिटनेस पे। तो फिजिकल फिटनेस का भी पूरा, वैसे तो तुम चाहो तो यहां पे क्लिक कर देना तो पूरा का पूरा फिजिकल फिटनेस यहां से मिल जाएगा। बेसिक चीजें उन्होंने यहां पे भी बता रखी हैं, किसके लिए, बीएससी एंड डीएनएस के लिए। क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द नॉटिकल साइंस प्रोग्राम मस्ट बी मेडिकली फिट इंक्लूडिंग आईसाइट एंड हियरिंग एज प्रिस्क्राइब्ड इन मर्चेंट शिपिंग मेडिकल एग्जामिनेशन रूल 2000, वो सारा कुछ तुम्हें यहां से मिल जाएगा। आईसाइट क्या होनी चाहिए, तो कोई भी आई साइड में जो मेन जो प्रॉब्लम होती है, पहली बात तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और बाइनोकुलर विजन उसका सही होना चाहिए। और क्या क्या है, मूवमेंट ऑफ द आई बॉल्स मस्ट बी फुल इन ऑल डायरेक्शन एंड इन पब्लिक शुड रिएक्ट नॉर्मली टू लाइट एंड अकोमोडेशन। नॉर्मल कलर विजन शेल बी टेस्टेड बाय इशिहारा टेस्ट चार्ट, वो जो मैंने बोला था कलर ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट हो गया। और वो 6/6 रहना चाहिए, और दूसरी वाली में 6/9 अगर होगा तो भी चल जाएगा कंडीशंस के साथ में। ठीक है,
अब ये तो तुम्हें पता है यार कि ये पूरा का पूरा मेडिकल होता है अपना, कैसा होता है सब कुछ पता है उससे। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मैंने वैसे भी एक वो डाली हुई थी, एक पॉडकास्ट डाली हुई है डॉक्टर के साथ में, जो डीजी अप्रूव डॉक्टर है जो यहीं पे ही रहते हैं। आप लोग चाहो तो वहां पे भी जाकर के अपना पूरा का पूरा एक चेकअप करा सकते हो। उसका फायदा ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको पहले ही पता चल जाएगी और आप उसको ठीक भी करवा सकते हो, ठीक है ना। देन डीएनएस कोर्स के बारे में, डीएनएस कोर्स का भी मोर और लेस सब कुछ सेम ही है। 10+2 इक्विवेलेंट, पीसीएम एवरेज 60%, मिनिमम इंग्लिश में 50% 10th या 12th में होना चाहिए। या फिर यहां पे और क्या हो सकता है, यहां पे ये एक चीज और भी है, क्या आपने बीएससी किया हो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स एज इंडिविजुअल सब्जेक्ट इन वन ऑफ द ईयर्स विद एन एवरेज ऑफ नॉट लेस देन 55%, ये हो सकता है। या फिर जो बीई और बीटेक वाले कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने आईआईटी से या किसी एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस से बीटेक किया हुआ है या बीई किया हुआ, वो भी जा सकते हैं और उनका 50% होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए फाइनल ईयर में। मैरिटल स्टेटस सबका अनमैरिड है। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन 10th एंड 12th और डिग्री एग्जामिनेशन। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद एज क्राइटेरिया भी लगभग सेम ही है, जो पहले हमने देखा हुआ था वही सेम एज क्राइटेरिया भी है यहाँ पे, और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी मोर और लेस इसके सेम ही है, ठीक है। आप अगेन यहां पे जाकर के चेक कर सकते हो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा हमारे पास कौन सा आता है, मरीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, बीटेक इन मरीन टेक्नोलॉजी। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं, ये याद रखना, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मिलता है। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है कि आप मरीन इंजीनियर बन सकते हो, मरीन सर्वेयर बन सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, कंसल्टेंट, ऑपरेशंस मैनेजर, रिसर्चर, ये सब बन सकते हो। एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, वो हमें फिलहाल हम पोस्ट ग्रेजुएट में जा नहीं रहे, हमें इसी में जाना। बीटेक वाले में तो हमारे पास IMUCT है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोर और लेस सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डिफरेंस अगर आएगा तो वो सिर्फ यहां पे आ सकता है मेडिकल स्टैंडर्ड्स में, रिलैक्सेशन में भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल यहां आई साइट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। 6/12 कर दिया उन्होंने बस, ये 6/12 एंड 6/18 यहां पे डिफरेंस आ सकता है, बाकी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लेटरल एंट्री वाले होते हैं, लेटरल एंट्री वालों के लिए ये होता है, लेकिन अपने यहाँ तो कोई लेटरल एंट्री वाला है नहीं फिलहाल, अपन तो सारे के सारे फर्स्ट टाइम देने ही जा रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। जो लेटरल एंट्री वाले होंगे वो उससे पढ़ सकते हैं, देख करके कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ सेम ही है। अब मैं बाकी की चीजें हटा दूंगा इसमें से, नीचे से बाकी की चीजें हटा दूंगा जो हमारे मतलब की नहीं है, जैसे कि नेवल आर्किटेक्चर मैं सजेस्ट ही नहीं करता जाने के लिए, और बोलूंगा भी नहीं कि तुम लोग ये देखो, एमटेक अपना है नहीं, जो एमटेक वाला होगा वो यहां से देख लेगा। जैसे मैंने बोला था ना कि सब नेवल आर्किटेक्चर में आप क्या क्या बन सकते हो, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन बात ये कि हमें इनका प्लेसमेंट नहीं पता, तो मैं तो सजेस्ट ही नहीं करूंगा रिस्क लेने के लिए ऐसी जगह पर। हाँ, फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स एक और है इन सब प्रोग्राम के लिए। मैंने पहले ही बताया कि उसको एक लिंक जो दिया हुआ है वहां लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। हाँ, अब यहां पे आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंट्रेंस टेस्ट, जो हमारे मतलब का एंट्रेंस टेस्ट है वो ये वाला है, IMUCT फॉर अंडर ग्रेजुएट बीटेक BSc DNS प्रोग्राम। बाकी 2 IMUCT और भी हैं, एमटेक का अलग है, MBA प्रोग्राम का अलग है, लेकिन हमारे लिए ये हमारे मतलब का है, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है, यहां पे समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितनी भी कहानी लिखी है एक एक चीज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन द फॉलोइंग एग्जाम्स कैन आल्सो सीक, एक तो ये है कि आपको IMUCT का एग्जाम देना है, बेस्ट तरीका तो वही है कि आपको IMUCT का जो एग्जाम होने वाला है वो देना है। अब वो बोल रहा है कि किसी ने गेट क्वालिफाई किया है, CUET किया हुआ है, PGCET किया हुआ है, ठीक है, वो भी एडमिशन के लिए एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। जिन्होंने कैट, मैट, सीमैट ये वाले दिए हुए हैं वो भी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। PhD ये भी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो प्राथमिकता है, मतलब सबसे पहली जो वैल्यू दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, IMUCT वाले को दी जाएगी, जिसने IMUCT दिया होगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म पूरा समझ लो क्या है कि IMUCT का एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है हर साल। हमारा वाला जो है वो कौन सा है, ये देखो, ये BBA वाले की फीस 200 रुपए है, हमारे वाले की कितनी है, 1200 रुपए है जनरल के लिए, और OBC SC ST के लिए है 800 रुपए, ठीक है।
तो ये हमारा वाला है, हमारा वाला एग्जाम। आगे आ जाओ। एडमिशन का मैकेनिज्म क्या है? एडमिशन का मैकेनिज्म ये है कि जहां पे भी लिखा होगा ना यूजी एक्सेप्ट बीबीए, दैट मीन्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस या फिर डीएनएस या फिर बीटेक, ये है हमारा वाला, ठीक है, अपना वाला। फर्स्ट सेकंड थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट वो आईएमयू की रैंक के बेसिस पे ही हो रहा है। और फिर जो स्पॉट काउंसलिंग होती है, मतलब 3 निकल गए, 3 के बाद जो स्पॉट काउंसलिंग हो रही है उसमें आईएमयू सीयूईटी वालों को भी कंसीडर कर सकता है, उनके स्कोर को भी कंसीडर कर सकता है। ये बात समझ में आई? लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि क्या वो सीयूईटी की रैंक जो है या सीयूईटी में जो नंबर आए हैं वो क्या एंग्लो ईस्टर्न के लिए चल जाएंगे? नहीं चलेंगे। आईएमयू के लिए चल सकते हैं, उसकी काउंसलिंग के लिए चल सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। बाकी सारे एमयूसीटी को हम लोगों ने सरपास कर दिया। यहां पे वहां पे एक स्टार बना हुआ था, उस स्टार को देखो यहां पे क्या लिखा है, प्रेफरेंस इन एडमिशन विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद आईएमयू सीटी रैंक। मतलब उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। इवन आईएमयू भी पहला प्रेफरेंस किसको देगा? जिनके पास आईएमयू सीटी की रैंक है, और किसी को नहीं देगा। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो तो आईएमयू सीटी की रैंक को ही देते हैं प्रेफरेंस। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है and is for issuing of rank certificate, CET rank certificate. IMU reserve the right to adopt necessary methods such as entrance examination, normalization of entry qualification marks or any such method to arrive at ranks for issuing of rank certificate to qualified. देखो अब ये एक स्पेसिफिक नोट है। इस नोट का वैसे यूज कब हुआ था? पहली बार जब कोविड के टाइम पे एग्जाम हुआ था। अब कोविड के टाइम पे तो एग्जाम हो नहीं पाया था एक्चुअली। तो हुआ क्या था कि फिर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज किया था। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या था कि अलग अलग बोर्ड में जो मार्क्स आ रहे हैं फिर उनके लिए एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बनाया गया था और बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे आपको रैंक दे दी गई थी, ठीक है। तो ये तब हुआ था। अब सडनली कुछ हो जाएगा या नहीं होगा कुछ कहा तो नहीं जा सकता, तो उन्होंने इसलिए ये नोट यहाँ पे डाल दिया। इस नोट का बेसिकली अभी देखे तो कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन ये उस टाइम पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हुआ था, ये तब से नोटिस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। लेटरल एंट्री वाले पे हम जा नहीं रहे, इस पे आ जाते हैं। हाँ, ये आ जाओ फिर से। फॉर एडमिशंस टू प्रोग्राम बीएससी बीटेक, ये जितने भी प्रोग्राम है, डीएनएस वाला, बीएससी बीटेक वाला, अगस्त का डीएनएस और फेब का डीएनएस, दोनों, फेब 27 का डीएनएस, दोनों की बात हो रही है। उन सब के लिए एक ही एग्जाम है जो अभी होने वाला है, जो मई में होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 200। सिलेबस क्या है? इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड के साथ में रीजनिंग हो सकती है, साथ में ज्योग्राफी हो सकती है, साथ में हिस्ट्री हो सकती है, साथ में करंट अफेयर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। 12th ग्रेड लिखा होता है हर बार, हर साल यही लिखा होता है, 12th ग्रेड, +2 लेवल, इंटरमीडिएट, इक्विवेलेंट लेवल, सीबीएसई सिलेबस। तो कई लोगों को लगता है कि क्या सर 12th का ही सिलेबस आएगा? नहीं, 11th + 12th दोनों का सिलेबस आएगा। किसका ज्यादा आएगा किसका कम आएगा नहीं बोल सकते। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं वैसे क्लास में भी ये बात, कि किसका कम आएगा किसका ज्यादा आएगा ये नहीं बताया जा सकता। कभी 11th का ज्यादा आ जाता है, कभी 12th का ज्यादा आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये बाकी के एग्जाम्स हमारे मतलब के नहीं है, यहां आ जाते हैं। कैंडिडेट्स desirous of admission to DNS Feb 2027 batch are required to take the CET IMU CET 2026। जिनको फेब में, सपोज करो कि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि हो सकता है अगर मेरा अभी नहीं हो पाया तो मैं 6 महीने वेट कर लूंगा। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, हिंदी मीडियम से आए हैं, उनको लग रहा है कि मेरे से इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया तो मेरे पास 6 महीने का एक विंडो तो रहना चाहिए, रैंक अच्छी आ जाएगी तो मैं फिर और प्रिपरेशन कर लूंगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं, तो उनके लिए भी क्या है कि उनको IMU CET 2026 में रैंक लानी जरूरी है। उसी रैंक के बेसिस पे आपको फेब 27 में एडमिशन मिलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई सेपरेट नहीं होने वाला है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, कितना है? सही करोगे तो +1, गलत करोगे तो 0.25 माइनस के साथ में, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ टेकिंग एडमिशन इन IMU programs other than UG programs except BBA through any other eligible course or throughout IMU CET ranks of year 2025 need not registering IMU CET 2026 portal. However, candidates are to note that IMU CET 2026 will have preference
and have candidates should opt for IMU 2026 for having a better chance of securing seat. इस चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कई लोगों के पास जैसे पिछले साल की रैंक होती है ना, तो पिछले साल की रैंक भी इस साल काम कर सकती है। लास्ट ईयर की रैंक जो होती है वो इस साल काम कर सकती है, लेकिन अगेन वो प्रेफरेंस किसको दे रहा है? 26 वाली रैंक को प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब पिछले साल की रैंक, पर वो भी केवल IMU प्रोग्राम्स के लिए है। पिछले साल की रैंक किसी प्राइवेट कॉलेज में काम करेगी, वो डिपेंड करेगा, प्राइवेट कॉलेज अलाउ कर दे तो अलग बात है, नहीं तो नहीं काम करेगी। इस साल की रैंक काम करेगी, लेकिन IMU प्रोग्राम्स के लिए पिछले साल की रैंक काम कर सकती है, बट प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? इस बार की रैंक को। ठीक है। रैंक सर्टिफिकेट, आप सभी लोगों को पता होगा कि रैंक आने के बाद एक रैंक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट एक बार और पढ़ लेते हैं। IMU रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन सेंटर बेस्ड और प्रॉक्टर्ड मोड और अडॉप्ट एनी अदर सुटेबल अल्टरनेटिव स्कीम इन लिeu ऑफ CVT एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू इशू द रैंक सर्टिफिकेट। देखो अगेन ये वही कोविड वाले टाइम से इन्होंने ये वाला नोट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, क्योंकि कोविड के टाइम पे एक बार पेपर कैंसिल हो गया था। पेपर कैंसिल हो गया तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू रैंक देनी पड़ी, तब बहुत ज्यादा ड्रामा मचा था कि आपने अलग अलग बोर्ड को अलग अलग तरीके से कैसे नॉर्मलाइज कर दिया, हमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं पता, आपने हमें एक गलत रैंक दे दिया। इस तरीके की बहुत नाटक नोटंकी हुई थी, जबकि देखा जाए तो उस समय पे कैंडिडेट 13,000 ही थे और रैंक भी सबको ही मिल गई थी, लेकिन फिर भी बहुत नाटक हुआ था तब भी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब फेब में, तब पहले 2 बार एग्जाम हुआ करता था। पहले एग्जाम कब होता था? पहले होता था एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। तो जो दिसंबर वाला एग्जाम हुआ, दूसरी बार फिर उन्होंने कंडक्ट कराया, दिसंबर वाला एग्जाम हुआ, तो दिसंबर वाला एक्चुअली उनको प्रॉक्टर्ड मोड पे कंडक्ट कराना पड़ा। प्रॉक्टर्ड मोड कैसा होता है? जैसे ग्रेट ईस्टर्न कंडक्ट कराता है कि आप कहीं से भी रह करके, घर पे रह करके अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ अपना एग्जाम दे सकते हो, तो उन्होंने वैसा करवाया, पर उसमें एकदम भर भर के चीटिंग हुई। ठीक है, तो उसमें भी जिनको सेलेक्ट होना चाहिए था वो नहीं हो पाए, जिनको नहीं होना चाहिए था वो हो गए, तो उसमें भी बहुत ड्रामा मचा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब एग्जाम होने वाला था, कोविड का सेकेंड वेव आ गया और वो एग्जाम एंड मोमेंट पे कैंसिल हो गया। फिर तीसरी बार और ड्रामा हुआ, तो अब IMU ने ये लगा दिया कि भाई देखो, हमारी मर्जी है, हम चाहे CBT कंडक्ट करें, चाहे प्रॉक्टर्ड कंडक्ट करें और चाहे ना कंडक्ट करें, सब कुछ हमारे हाथ में, कोई नौटंकी नहीं बचाएगा। इसके लिए इन्होंने ये इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ऐड कर दिया है। समझ में आ गया? Admission to institute affiliated to IMU. For admission to IMU affiliated institute, the admission procedure of that institute is to be followed after qualifying. ये तो बेसिक चीजें हैं कि रैंक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, CET रैंक आपकी फेब के लिए भी वैलिड रहेगी। ठीक है, कोई सेपरेट IMU CET नहीं होने वाला, इसके ऊपर तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब इसके बाद CBT है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सेंटर पे जाकर के आपको देना है। टाइम क्या है? 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि 11 से 2 आपका क्या होना चाहिए? एक्टिव पीरियड होना चाहिए। 11 से 2 क्या होना चाहिए? आपका एक्टिव पीरियड होना चाहिए। पहले लास्ट ईयर तो नहीं, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर क्या होता था कि हम लोग बच्चों को काफी लिबर्टी दे देते थे कि हाँ, कोई बच्चा बोल रहा है सर हम बाहर जाकर के रहेंगे, हम कहते थे हाँ ठीक है रह लो, हम यहाँ रहेंगे वहां रहेंगे। फिर वो क्या करते थे, जी सर हम रात में पढ़ेंगे। वो रात भर तो पढ़ते थे, कुछ शुरू में क्या करते थे, रात भर पढ़ते थे, 4-5 बजे तक पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद दिन में सो रहे हैं। तो दिन में सो रहे हो तो अब जब आप सुबह 4-5 बजे तक पढ़ रहे हो तो ऑफकोर्स 12 बजे तक तो सो गई, 12-1 बजे तक। तो ये जो टाइम होता था ना, ये उनका स्लीपिंग पीरियड होता था। फिर वो एग्जाम देने गए और उनसे कुछ हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एग्जाम में नींद आ रही थी। ठीक है, तो अभी से अपनी लाइफस्टाइल बदल लो। आपका ये वाला जो पीरियड होना चाहिए ना, ये सबसे ज्यादा एक्टिव पीरियड होना चाहिए। अगर अभी से आगे के 3-4 में, ज्यादा टाइम तो वैसे भी नहीं बचा है, 3-3.5 ही महीने बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब जान लगानी है और ये वाला टाइम आपका एक्टिव पीरियड रहना चाहिए। ठीक है, सेंटर की चॉइस के लिए क्या है? देयर विल बी 2 डिस्टिंक्ट रजिस्ट्रेशन विंडोज ड्यूरिंग IMU CET फॉर्म फिलिंग। विंडो 1 रजिस्ट्रेशन एंड स्टेट सिलेक्शन। कैंडिडेट विल हैव द चॉइस टू चूज 8 स्टेट्स टू अपेयर फॉर CET। आप 8 स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो, और ये इस बार नया हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था, ये इसी साल से हुआ है। लास्ट ईयर ये कहां था? हाँ, लास्ट ईयर की वजह से हुआ है। विंडो 2 सिटी सिलेक्शन। दिस विंडो विल गो लाइव फॉर 1 वीक 20 days प्रायर टू द एग्जामिनेशन डेट। तो वहां पे जाकर के आप अपना सिटी सिलेक्शन करोगे कि कौन से सिटी में आपको जाना है। ठीक है ना? प्रोसेस फ्लो रजिस्ट्रेशन पेज। सबसे पहला, अब ये भी जो है ना, अभी जब हम फॉर्म फिलिंग का वो बनाएंगे, क्योंकि इस बार का जो इंटरफेस है वो पूरा बदल दिया है इन्होंने। फॉर्म ही बिल्कुल अलग तरीके से आया है, जैसे हर बार आता था वैसा नहीं है, इस बार अलग है। तो ये उसका फ्लो है
ठीक है, और सिटी सिलेक्शन एग्जाम से 20 दिन पहले होगा। तो फिर तो तुम पहले भरो या बाद में भरो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर तुम अभी भी भरोगे या बाद में भरोगे, बस वही सिटी सिलेक्शन जब होगा ना तो 20 दिन पहले जब विंडो ओपन होगा तब फटाफट अपना काम कर देना। और देयर इज नो गारंटी ऑन द चॉइस ऑफ द सेंटर। बहुत लोग ये भी एकदम छाती पीटना चालू कर देते कि अरे हमने तो पहला चॉइस से भरा था, हमको तो मिला ही नहीं। और कई तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि लास्ट डेट क्या है, उनका पहला क्वेश्चन होता है लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फिलअप करना लास्ट डेट क्या है, सिटी सिलेक्शन लास्ट डेट क्या है। जब तुम लास्ट डेट पे ही जाके फिल कर रहे हो तो तुम्हें पहली चॉइस नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। हाँ नहीं मिलता फिर। और इस पे तो मैं पहले भी कई बार बातें कर चुका हूं कि कृपा करके ये सब कहानियां मत फैलाना कि यार वहां वाला जो स्टेट है ना उसके सेंटर पे चीटिंग हुआ। ये बहुत आते हैं कि सर हिमाचल में ना बहुत आराम से चीटिंग हो जाता है तो मैं वहां वाला भरूंगा। सर वो चंडीगढ़ वाले में, सर गुड़गांव वाले में, इधर वाले में कहीं चीटिंग वीटिंग के चक्कर में मत पड़ना, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि पहले आज से 3-4 साल पहले तक तो हो सकता है कोई कर ही लेता हो IMU सिटी में चीटिंग, बट अभी जो स्ट्रिक्टनेस है, जो लेवल है वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं क्या है। फिलहाल जो गुड़गांव, दिल्ली और आसपास की जगहों पे मैंने देखा है। अब कोई मुझे रैंडमली आके बोलेगा कि सर वो हिमाचल के उस पर्टिकुलर सेंटर में क्या हुआ था, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं प्रेजेंट नहीं था। लेकिन लगभग सभी जगह पर IMU अब अपने लोगों को भेजते हैं और वो सारा का सारा CCTV की सर्वेलेंस में होता है। मैं तुम्हें गुड़गांव का, दिल्ली का और आसपास की जगहों का बता दे रहा हूं क्योंकि देखो होता क्या ना, जब कई बार बच्चों का एग्जाम खराब होता है ना तो वो कहते हैं अरे सर वहां बहुत चीटिंग हो रही थी तो उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। ये उनका एक बहाना होता है। लेकिन मैं तुम्हें गुड़गांव की कंडीशन ही बता रहा हूं। गुड़गांव की कंडीशन, गुड़गांव में ऐसा हुआ था लास्ट ईयर भी और लास्ट टू लास्ट ईयर भी कि 2-3 बच्चे थे चीटिंग कर रहे थे, ठीक है। समझाने के बाद आप लाख समझाओ, 2-3 ऐसे चीटर होते हैं जो चीटिंग करते ही करते हैं। तो वो अपना बात कर रहे थे और वो लोग CCTV पे बैठ करके देख रहे थे। CCTV से देखने के बाद वो वहां पे आया, उन्होंने उनको एक बार समझाया कि अब नहीं होना चाहिए। इन्विजिलेटर्स जो थे उन्होंने समझाया कि नहीं होना चाहिए। दूसरी बार आए, तीसरी बार में तीनों को भगा दिया, ठीक है। ये लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है और सेम लास्ट ईयर भी हुआ था और ऐसा कई सेंटर्स पे हो चुका है। तो IMU अपने लोगों को वहां पे भेजता है। अब भाई कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर उनको सेट कर लिया जाता है, इसके कोई प्रूफ नहीं है। मुझे मोस्टली ये बातें फर्जी लगती हैं कि उनको सेट कर लिया जाता है, ये कर लिया जाता है। भाई होगा अगर कोई बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी हो जिसने IMU के ही लोगों को सेट कर लिया हो और अपनी चीटिंग, क्योंकि फिर अगर एक बंदा चीटिंग कर रहा होता है, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जैसे चीटिंग कर रहा था तो वो न्यूज बाहर आ गई थी। वो उसने इतने समझदार होते हैं कि चीटिंग करने वाले जो होते हैं वो उन्होंने मोबाइल से फोटो खींच करके अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया कि इसका आंसर बता दो, और वो पूरे में सर्कुलेट हो गया। फिर वो बंदे को और उस सेंटर को के साथ में जो भी किया हुआ IMU ने, लेकिन ये सब बातें छुपती नहीं, 1 सेकंड में पता लग जाता है और फिर एक्शन सबके ऊपर होता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि भाई तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम उस एक्सेप्शनल केस में मत पड़ो कि मैं जाकर के IMU के इन्विजिलेटर्स को पैसे दे करके सेट कर लूंगा। तुम केवल अपने ऊपर रखो कि तुम्हें खुद को क्या करना है और अपनी तैयारी रखो। भाई पिछली बार चीटिंग हुई हो चाहे पिछले से पिछले बार चीटिंग हुई हो, रूल अभी भी वही है, 100 से 110 के बीच में नंबर लेकर के आओ, 200 में से अच्छी रैंक मिल जाएगी, खत्म बात। सारी कहानी साइड कर दो। पे हम लोग बात कर चुके थे। अब इस एक चीज और बात कर लेते हैं। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड सच एज CBSE, ICSE एंड NIOS। NIOS वालों को इन्होंने क्लियरली एक्सेप्ट कर रखा है, यहां पे देखो लिखा भी हुआ है, ठीक है। लेकिन अब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मेरा ना स्टेट बोर्ड का मतलब मेरा स्टेट का ओपन बोर्ड है, बिहार का ओपन बोर्ड है, उसका कुछ अलग ही नाम है, पता नहीं BIOS, पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, मुझे नहीं मालूम है कि क्या नाम है। हाँ जाओ। तो अगर आप, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का कोई ओपन बोर्ड है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से सब बता दिया है कि प्री यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा, ठीक है, या ये ज्वाइंट सर्विसेज विंग नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम है, ये भी क्लियर करोगे तो चलेगा, ये GCE का है, ठीक है, ये HSC वाला एग्जामिनेशन है, सब उन्होंने बता दिया। स्टेट बोर्ड सब चल रहा है, NIOS भी चल रहा है। लेकिन अगर आपका कोई फिर भी एक अलग ही अतरंगी बोर्ड है तो मेरा सजेशन ये है कि आप IMU को मेल लिखो। कई लोग हमें ही पूछने लगते हैं सर ये वाला बोर्ड अलाउड है सर, ये भाई पहली बात तो हम लोग अथॉरिटीज नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये पढ़ करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं।
तो अगर किसी का ऐसा बोर्ड है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको आईएमयू को मेल लिखना चाहिए कि मेरा ये बोर्ड है, क्या ये अलाउड है या नहीं है, खत्म बात। दूसरी बात, नोट पे आ जाते हैं। Those who are going to appear in the qualifying examination later than CET 26 date are not eligible to register for IMU CET 2026। कई लोग ऐसे बोलते हैं जैसे सर मेरा NIUS का एग्जाम तो है लेकिन कब है, IMU CET के एग्जाम के बाद, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। कई लोगों का NIUS ऐसा भी होता है ना कि मई के बाद हो रहा है, शायद अगस्त में या सितंबर में होता है, तो बोलते हैं कि सर IMU का अभी दे देता हूं, वो वाला तब दे दूंगा और फिर उसके बाद फेब बैच के लिए चला जाऊंगा। उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि आप एलिजिबल नहीं हो। आपका जो भी एग्जाम होगा वो कैसा होना चाहिए, आईएमयू के एग्जाम के पहले होना चाहिए। नोट 2, इन केस ऑफ द रेलिवेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज नॉट अ पब्लिक एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एटलीस्ट वन पब्लिक। मतलब कोई ना कोई बोर्ड का एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। तब भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका बोर्ड ऐसा है जो आपको लग रहा है कि थोड़ा अजीब है, हमें नहीं पता इसके बारे में, तो आप क्या करो, आईएमयू को मेल लिख दो। तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, और इसके बाद कई लोगों की नींदें उड़ने वाली हैं इस पॉइंट के बाद। इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स, दैट मींस दोज हु हैव सिक्योर्ड लेस देन 60% मार्क्स ओवरऑल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। समझ में आ गया कौन है इंप्रूवमेंट कैंडिडेट, जिनका पीसीएम 60 नहीं आया था किसी एक या दो सब्जेक्ट की वजह से in class 12th examination and had taken the examination again in order to improve their marks। उन्होंने दोबारा अपना एग्जाम दिया है अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए, उसको हमने क्या बोल दिया, इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स। एंड सिक्योर्ड मोर देन 60% पीसीएम, अब उन्होंने सिक्योर कर लिया है। या फिर कंपार्टमेंट वाले कैंडिडेट्स जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, फिर उन्होंने दोबारा एग्जाम दिया, अब वो पास हो गए हैं। ऐसे जो भी इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं शुड हैव reappeared in the examination conducted by the same। In other words, candidates who had changed the boards like CBSE to NIUS are not। इसमें एक कैच भी है क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा अनक्लियर है, ये पॉइंट थोड़ा सा अनक्लियर है कि इंप्रूवमेंट कैंडिडेट से, या तो कई बार लड़के क्या करते हैं कि इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स में जैसे मान लो फिजिक्स में या मैथ्स में मार्क्स कम आए थे तो मैथ्स में मार्क्स ज्यादा कर लिए, ऐसा कर लिया एक एग्जाम दे करके। जो मेरे पास लास्ट ईयर की, क्योंकि ये वाला पॉइंट पहले भी था, लास्ट ईयर एक बंदे ने कॉल किया था और मेल किया था इवन, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है तो वो आईएमयू को दोबारा मेल लिखे। लास्ट ईयर बिल्कुल ऐसी सेम सिचुएशन हुई थी, ये वाला पॉइंट तब भी था कि बोर्ड चेंज अलाउ नहीं है, उसने आईएमयू को मेल लिखा और उसने स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से था और उसका एग्जाम पीसीएम उसका कम ही आ रहा था 2 बार से, तो उसने लिखा था कि मैं एनआईयूएस में स्विच करना चाहता हूं, क्या मैं स्विच कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो उनकी तरफ से ये मेल आया था कि आप सभी सब्जेक्ट के लिए अगर दोबारा एग्जाम दोगे देन वी कैन टेक यू। मतलब अगर आप बोर्ड चेंज कर रहे हो तो कंप्लीटली चेंज करो, 1-2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट के लिए मत करना, पूरा ओवरऑल। अगर आप बोर्ड चेंज कर लोगे तो हम आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या इस साल भी ऐसा है, मैं अभी ये नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पास अगेन अथॉरिटी नहीं है। मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि ये चीज क्या करो, आईएमयू को मेल लिखो, अगर आपके पास मेल आ जाता है वो आपको अलाउ करते हैं देन यू आर अलाउड, अगर वो अलाउ नहीं करते देन यू आर नॉट अलाउड। इज दैट क्लियर? नोट 5 ये तो मैं बता ही चुका हूं, रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स के बारे में भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। ऑल कोर्सेज वेयर 10+2 इज द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर एंटरिंग इनटू द यूजी कोर्स, द स्टूडेंट हु वुड हैव अपीयर्ड इन 10+2 बोर्ड एग्जाम एंड अवेटिंग रिजल्ट में ऑल्सो अप्लाई। मतलब जो अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बाकी सारी चीजें नॉर्मली हैं। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में अभी बात करने का कोई पॉइंट नहीं है यार। जब काउंसलिंग का टाइम आएगा, जब आपके पास एक बार रैंक आ जाएगी, तब अपने पास बहुत टाइम होता है, फ्री टाइम, तब मैं आपको आराम से फुर्सत से बताऊंगा कि काउंसलिंग कैसे की जाती है। अगर किसी को काउंसलिंग करनी है तो, नहीं करनी है मैं तो सजेस्ट करता हूं कि मत ही करो, ज्यादा अच्छा है। आपको अगर विदाउट काउंसलिंग अच्छा कॉलेज मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो चले जाना वहां पे। बट काउंसलिंग के बारे में अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट मुझे लग भी नहीं रहा है, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट और ये सब हम तभी बात करेंगे। बट ये प्रोस्पेक्टस संभाल करके रखना है यार अपने पास सभी लोग, ठीक है, क्योंकि ये आपके काम की चीज है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं
कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट डली हुई है 5 फरवरी से लेकर के 24 अप्रैल तक है। 24 मई को संडे को IMU-CT का एग्जामिनेशन है, और वो एग्जाम आगे पीछे जाएगा। ये भी IMU जनरली तो नहीं शिफ्ट करते हैं, कभी भी नहीं शिफ्ट करते हैं। अगर 24 है मतलब 24 है, ठीक है। और बैच हमेशा 1 अगस्त को ही स्टार्ट होता है, तो 24 में है अगर डेट तो 24 में ही है। वो कोई बहुत ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस हो जाए कि उस मोमेंट पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि नहीं हो पा रहा है, तो वो आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो वही रहता है। अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो आपको IMU-CT की वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। फी स्ट्रक्चर, अब देखो IMU का मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि फी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया अच्छा फी स्ट्रक्चर होता है, काफी सस्ता, 2.25 लाख रुपए एकेडमिक ईयर की पूरी फीस है। ठीक है, किसकी? वो भी सभी बीटेक प्रोग्राम्स की, बीटेक BSc DNS 2.25 लाख रुपए। DNS आपका 2.25 लाख रुपए में हो रहा है, सोचो। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने IMU से DNS किया है या BSc या बीटेक किया है, आप उनका एक्सपीरियंस भी जरूर लेना एक बार जाकर के, ये भी सजेस्ट करूंगा मैं। फीस वगैरह सारी दी हुई है यार, यहाँ पे तुम लोग वो भी देख सकते हो। अब मेरे ख्याल से अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लगभग सारी चीजें मैंने बता दी हैं जो इंपॉर्टेंट थी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कुछ मैंने बता दिया है। एक बार और मैं गो थ्रू कर लेता हूं। जनरल इंस्ट्रक्शन भी IMU कॉलेज के लिए ही है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अब इसमें और कुछ भी नहीं बचा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा, देखो फॉर्म फिलिंग से लेकर के तुम्हारे कोर्सेज से रिलेटेड सारी चीजें मैंने लगभग बता दी हैं, बोर्ड से रिलेटेड, बोर्ड चेंज से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड लगभग सारी चीजें बता दी हैं। अगर किसी को कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो इसी प्रोस्पेक्टस के बिल्कुल एंड में जाना, सारे के सारे जो वो सर्टिफिकेट बनते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं, वो किस तरीके के होने चाहिए उसका भी उन्होंने वहां पे प्रोफार्मा डाला हुआ, वहां पे जाकर के तुम उठा सकते हो। ठीक है, अब किसी को कोई और डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछ सकता है। नहीं नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? सर मैं कह रहा था इसके लिए डेट ऑफ बर्थ या 10th का मार्कशीट, इनमें 2 ऑप्शन होता है ना? डेट ऑफ बर्थ या क्या, किसका मार्कशीट? 10th, हाँ 10th का मार्कशीट लगा दो, वो भी तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट की तरह ही काउंट होता है ऑलमोस्ट। यस सर। और सर मैं कह रहा था मतलब सर्टिफिकेट तो मैं तीनों बनवा लिया हूँ। तीनों मतलब जैसे आई जाति निवास जो आप कर रहे हो ना, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम हाँ सर्टिफिकेट। ठीक है चलेगा चलेगा। हाँ वो मतलब तुम अपना हर कोई अपने अपने हिसाब से देख सकता है, अगर किसी को सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है या जो भी है वो तो। कोई और डाउट है इससे रिलेटेड? हाँ जी सर, मेरे को है। हाँ बोलो। सर मैं इस साल इम्प्रूवमेंट का दे रहा हूँ, तो जो मार्क्स लगेंगे वो कैसे करूंगा मैं? जैसे सपोज मेरे को मैथ्स का देना है इम्प्रूवमेंट का, 12th का, हाँ, तो उसमें मार्क्स भी तो भरे जाते हैं। किस में मार्क्स भरे जाते हैं? ये IMU-CT के फॉर्म में। फॉर्म में अभी तुम इंप्रूवमेंट का दे रहे हो तो तुम्हें अपीयर्ड करके डालना है, वहां पे अपीयर्ड का ऑप्शन हो। अभी देखो मैंने फॉर्म देखा नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर के फॉर्म के हिसाब से यह होता था कि आपको अपीयर्ड डालना होता था। इस बार का फॉर्म जब मैं अभी फिलअप कराऊंगा तो मैं कल तक वो वाला वीडियो भी रिलीज कर दूंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तो एक दिन का थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, तो तुम्हें कल तक वो पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से अभी भी ऑप्शन वही रहेगा, जो लोग एग्जाम इंप्रूवमेंट का दे रहे होते हैं या कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे होते हैं उनको उसमें अपीयर्ड डालना होता है। ठीक है, तो अपीयर्ड के बाद फिर वो आपसे और कुछ नहीं पूछेगा। जब आपका एग्जाम हो जाएगा, कंपार्टमेंट का या इंप्रूवमेंट का एग्जाम हो जाएगा, आपकी मार्कशीट आ जाएगी। कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास 2 मार्कशीट आई है, कोई बात नहीं, आपको वो दोनों मार्कशीट देनी होगी। उसमें से जो बेस्ट सुटेबल मार्क्स होते हैं वो अपने आप पिक कर लेते हैं, वो आपको डालने पड़ेंगे, वो करना पड़ेगा। तो मार्कशीट आपको दोनों देनी पड़ेंगी। और बताओ सर, एक डाउट है स्पॉन्सरशिप के रिलेटेड। हाँ बोलो। सर जैसे कि अलग कॉलेजेस जो रहते हैं वो स्पॉन्सरशिप के फॉर्म निकालते हैं DNS बैच के लिए, तो कंपनीज मतलब IMU-CT के पहले आती है वहां पे कि बाद में, या तो फिर कोर्स होने के बाद आती है? नहीं यार, DNS के लिए अभी से कंपनीज अपने फॉर्म निकालेंगी, आपको अभी उसके फॉर्म फिलअप करने हैं। रिटन टेस्ट जो है ऑलमोस्ट सबके पहले ही हो जाते हैं, सबके। केवल मुझे लग रहा है शायद सिनर्जी का रिटन टेस्ट होगा जो जून में होगा, जहां तक मेरा आइडिया है।
कि सिनर्जी का रिटन टेस्ट जो होगा वो जून में होगा, और हो सकता है वो भी पहले कंडक्ट करा ले, क्योंकि पहले वो लोग क्या करते थे कि पहले वो मई में कंडक्ट कराते थे और आईएमयू अपना जून में कंडक्ट कराता था। लेकिन अब क्योंकि आईएमयू ने मई में कर दिया तो हो सकता है वो थोड़ा सा तुम्हें टाइम दे दे और जून में कंडक्ट करवा ले, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लगभग सभी के रिटन टेस्ट जो होते हैं वो पहले ही हो जाते हैं। किसी के सेंटर पे होंगे, किसी के प्रॉक्टर्ड बेस्ड होंगे, लेकिन सबके पहले हो जाएंगे। इंटरव्यू अब जनरली कंपनीज जो है वो इंटरव्यू बाद में कंडक्ट कराती हैं। क्यों बाद में कंडक्ट कराती हैं? क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले कंडक्ट करा लिया और उनको बोल दिया कि हाँ तुम सिलेक्टेड हो, फलाना ढिकाना। क्योंकि कई लोग देखो, कई जगह पर क्या होता है, कुछ लोग पहले चीटिंग कर लेते थे। चीटिंग करने का तो बहुत पुराना हो रहा है। अब कुछ कॉलेजेस में जो रिपोर्ट है, फिलहाल अगर किसी को नाम भी पता होंगे तो नाम मत लेना, कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसने अपना 2-3 कोचिंग के साथ में सेटिंग कर रखी है, पैसे खाए वहाँ से और वहीं के बच्चों को रिटन टेस्ट में क्लियर करवा दिया, बाद में इंटरव्यू भी उसी को ही क्लियर करवा दिया। अगर नाम पता होंगे तो बोलना नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन ये है, ये चल रहा है, फिलहाल ये चल रहा है कि 1-2 जगह ऐसा है। राजस्थान में ये एकदम खुले आम चल रहा है। अब होता क्या कि वहां से जनता भरी उन्होंने पहले, ठीक है, जनता भरने के बाद हुआ क्या कि उनका बोर्ड ही नहीं क्लियर हो पाया, या समहाउ बोर्ड क्लियर हो गया तो उनका एमयूसीटी नहीं क्लियर हो पाया। तो ये सब नाटक बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देखो इंडिया में क्या है कि करप्शन कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता, मैक्सिमम खत्म कर सकते हो। लोग बिल्कुल नीच लेवल पे करप्ट हैं, बात ये, प्राइवेट में भी करप्ट हैं लोग, तो करप्शन नहीं खत्म कर सकते हो आप। बट हाँ ये कि जितना खत्म किया जा सकता है उतना खत्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट पे तो आप क्या ही जाओगे जब प्राइवेट लेवल पे यहां तक चल रहा है। तो इसलिए उन्होंने, कंपनीज ने क्या किया कि अब वो अपना जो इंटरव्यू है वो बाद में कंडक्ट कराते हैं कि भाई बोर्ड के नंबर भी आ गए, हाँ आईएमयू की रैंक भी आ गई, बहुत बढ़िया, रिटर्न भी दे दिया तुमने, अब आओ इंटरव्यू पे। अब इन तीनों में से हम देखेंगे, तो इन 3 में से कोई 2 चीजें आपकी बढ़िया होंगी तो आपके चांसेस अपने आप अच्छे हो जाएंगे। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा डाउट। यस। और कोई डाउट है किसी को? Yes, sir. हाँ बोलो। Sir, I have changed my board from CBSE to UP. यू हैव व्हाट? I have changed my board from from CBSE to UP board. हाँ, अगर आप सीबीएसई टू यूपी बोर्ड जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि सभी सब्जेक्ट के लिए जाना। Yes, sir. Yes, sir. I am giving all the subjects. हाँ, लेकिन फिर भी आपको एक काम ये करना होगा कि आप आईएमयू को पहले ये बात मेल पे लिखो और उनसे एक बार वो ले लो, परमिशन ले लो। क्योंकि पहली बात तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मैं तो तुम्हें बस एक केस बता सकता हूं कि लास्ट ईयर ऐसा एक केस हुआ था, उनको उन्होंने अलाउ कर दिया था। अगर वो तुम्हें अलाउ कर देंगे देन दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है। फिर भी आपको ये मेल कर देना चाहिए कि हाँ मैं यहां से यहां स्विच कर रहा हूं। Okay, sir. एनीथिंग एल्स? अरे मैं क्विक रिवीजन तो करा ही दूंगा यार तुम्हारा। देखो अपनी तरफ, जो बच्चा अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर रहा है ना वो तो डेफिनेटली कर लेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस से मैं तुम्हें एक चीज सजेस्ट कर देता हूं, चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो केवल मैथ या एप्टीट्यूड के लिए करनी है, बाकी किसी के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी नहीं करनी है। थोड़ा बहुत फिजिक्स के लिए करनी है, ठीक है, इससे ज्यादा कहीं और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करके जाओगे। अब जैसे अब टाइम आ गया है जब मैं तुम्हें वो करवाऊंगा सारे के सारे पीवाईक्यूज, 5 साल के पीवाईक्यूज तो अपने पास ही पड़े हैं, ठीक है, वो 5 मैं तुम्हें करवा दूंगा यहाँ पे, बल्कि एक 2018 का भी पड़ा होगा, सब करवा दूंगा मैं सारा कुछ। तुम्हें एक आइडिया अपने आप मिल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या होता है। अब उस पेपर के लेवल से मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरा सजेशन एज अ टीचर ये है कि उस पेपर के लेवल से तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर तुम थोड़ी कम भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं भूलना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आप चाहे कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा वहां पे, क्योंकि एग्जाम जो आपका है वो 1 घंटे में 50 क्वेश्चन वाला एग्जाम है। वहां पे मैटर करेगा कि आपको कितने फॉर्मूला और कितने एप्लीकेशन पता है। तो 3 महीने बचे, मेरा सजेशन यह है कि अभी से अपना रिवीजन का जो टाइम है ना वो ब्लॉक कर दो। चाहे तुम्हें सोने का टाइम मिले ना मिले, खाने का टाइम मिले ना मिले, ठीक है, पॉटी करने जा पाओ या नहीं जा पाओ, पर वो जो 2 से 3 घंटे तुम्हारे होंगे रिवीजन के, उनके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और अगर वो कॉम्प्रोमाइज तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि 100 के ऊपर नंबर तुम्हारे आराम से आएंगे। क्योंकि भाई 200 नंबर का पेपर है, 50 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस्ड।
30 वहां से निकाल दो, 30 फिजिक्स के निकाल दो, और ऐसे ही करके क्या कहते हैं 20 तुम इसमें निकाल दो एप्टीट्यूड में। इंग्लिश में भी रट्टा मारी आ रहा है सब कुछ। अब अभी दोबारा से मैं वोकैबुलरी स्टार्ट करने वाला हूं, आज से मैं दोबारा वोकैबुलरी स्टार्ट करने वाला हूं। वोकैबुलरी हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, जितनी ग्रामर तुमने पढ़ ली है दैट इज मोर देन इनफ। इसमें हम लोग एक एक्टिव पैसिव अभी और ऐड करेंगे। इसमें इंग्लिश में आप आराम से 40 में से 25 कहीं नहीं गए, तो अगर तुम इतना भी करके जाओगे ना तो तुम 100 के ऊपर आराम से नंबर लेकर के आओगे, एक अच्छी रैंक लेकर के आओगे। और बाकी सारी चीजों पे फोकस करना बंद कर दो। जैसे कोई अगर आपको बोले कि इस बार वो क्या बोलते हैं कंपटीशन बढ़ने वाला है, जो ये ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जितने भी है ना, ये सब आकर के बीच बीच में एक नया, अभी बीच में एक वो भी आएगा टेलीग्राम ग्रुप पे कि पेपर आउट हो रहा है, पेपर आउट हो रहा है, 500 में से 200 क्वेश्चन तुम्हें उसी पेपर में से मिल जाएंगे, 8,000 का पेपर है, 10,000 का पेपर है। और देखना मैक्सिमम गधे उसके लिए भागते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये इसी क्लास में तुम्हें मिल जाएंगे 2-4। लास्ट टू लास्ट ईयर 2 साल 3 साल पहले मैं बताते जा रहा हूं क्लास में ये बात कि भाई ऐसे ऐसे पेपर आउट कराने की बातें करते हैं और उनका पेपर मत खरीदना। और वो पेपर खरीद करके और फिर पेपर खराब करके और रैंक 10,000 लेकर के और फिर मुझे बता रहा है कि सर मैंने ना पेपर खरीद करके उससे पढ़ाई करी थी। तो मैंने कहा फिर 1 साल फीस क्यों दी थी यहां पे आकर के? भाई जब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा पैसा खाएगा वो आदमी, हर जगह लोग फ्रॉड बैठे हुए हैं तुम्हारा पैसा का। और देखो कितना बढ़िया धंधा है ये, मतलब अगर देखोगे तो अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्यों हम मेंटालिटी के साथ खेलना है, फोमो तो है ही बच्चों में। मैं अगर एक पेपर रिलीज कर दूं भाई कि 500 क्वेश्चन में से, और अगर मैं सच में पेपर बना करके रिलीज करूं तो मैं ये बोल रहा हूं 200 नहीं 150 तो तब भी मैच कर जाएंगे लेकिन मैं बोलूं 500 में से 200 क्वेश्चन आ जाएंगे और पेपर है 5,000 रुपए का या मान लो 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए लोग देते हैं आराम से। 100 बच्चा भी अगर पेपर खरीद के लेकर के जाएगा मेरे से तो 10 लाख रुपए मेरी जेब में है। और नहीं, और उसमें से पता है क्या होता है, उसमें एक और नाटक भी होता है। वो कहता है इसमें से ही आएगा, सारे कंसेप्ट इसी में से आएंगे। ये कहता पेपर के सारे कंसेप्ट इसी में से आएंगे। बच्चे सोचते हैं पेपर के सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ठीक है, और वो पेपर ले लेते हैं। अब बाद में तुम क्या करोगे कि मेरा 10,000 रुपए वापस करोगे? नहीं करेंगे। क्या करोगे? पुलिस कंप्लेंट कि सर हमने पेपर आउट करवाया था, क्वालिटी अच्छी नहीं निकली इन सब चक्करों में पहले से ही बता रहा हूं मत पढ़ना, अपनी तैयारी। 3 महीने मैंने तुम्हें टाइम बता दिया, 3 महीने बाकी सारी चीजें तुम्हें कोई भी कुछ भी बता रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, पेपर आउट हो रहा है, ये सब स्पैम है। तुम्हारे फोन पे जैसे स्पैम कॉल आता है ना, तुम्हें पता लग जाता है तो तुम क्या करते हो? वही करना है तुम्हें आगे के 3 महीने तक। हाँ ये रॉन्ग नंबर है 3 महीने तक इग्नोर करना है। ओके चलो, थैंक यू भाई।